हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी का एग्जाम आने वाला है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम टेस्टिस को लगा रहे हैं। केजीएस की टेस्टी लग रही है और आज की हमारी 12वीं 13वीं नंबर की टेस्टिस को यहाँ पर लगा रहे हैं। फुल लेंथ की टेस्टी रहती है जिसमें आपके सभी आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो है यहाँ पर सम्मिलित रहते हैं। पूरा 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं। सबसे पहले हम जूम कर लेते हैं जैसे आपको क्लियर दिखाई दे। और जूम करने से पहले आपको एक छोटा सा अपडेट है कि एक हमारा ऐप आ चुका है, इसका नाम है यूपीएससी नट। इस ऐप को आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। मल्टीपल कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ वगैरह आपको वहां पर मिल जाती है। क्वेश्चन की बात किया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से चावल की खेती के प्रारंभिक उप महाद्वीपीय प्रमाण मिलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा नवपाषाण स्थल है जहां से चावल की खेती के सबसे प्रारंभिक उप महाद्वीपीय प्रमाण मिलते हैं। आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा नामक स्थान है जो कि बेलन घाटी में स्थित है। कहां पर है? बेलन घाटी में स्थित है, जहां पर आपके चावल की खेती के स्थान मिलते हैं। और ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्या रखना है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऐहोल शिलालेखों के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऐहोल शिलालेखों के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? हर्षवर्धन पर पुलकेशिन द्वितीय की सैन्य विजय का वर्णन मिलता है। तो आप कहेंगे चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में ऐहोल शिलालेख में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन पर उनकी विजय का वर्णन किया गया है। सही है। इसकी रचना राजकवि बाणभट्ट के द्वारा की गई थी। तो इसकी रचना की बात की जाए रवि कीर्ति के द्वारा की गई थी, ना कि बाणभट्ट के द्वारा। तो आप कहेंगे इसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी, ना कि बाणभट्ट ने। केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अपने प्राक हड़प्पा स्तर से ग्रिड पद्धति में जुते हुए खेत से स्पष्ट और निर्विवाद पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो ऐसा कौन सा हड़प्पा स्थल है जहां से प्राक के हड़प्पा स्तर से ग्रिड पद्धति में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? आप कहेंगे राजस्थान के कालीबंगा से जुते हुए साक्ष्य मिलते हैं। और कालीबंगा किस नदी के तट पर है? तो आप कहेंगे घग्गर नदी के तट पर है। किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में है, जहां से कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र में वर्णित किस प्रशासनिक अधीक्षक को विशेष रूप से बांट और माप को विनियमित करने का कार्य सौंपा गया था? तो अर्थशास्त्र में किस प्रशासनिक अधीक्षक को? तो आप कहेंगे अर्थशास्त्र में पोतवा अध्यक्ष को। अर्थशास्त्र में पोतवा अध्यक्ष को बांट और माप के विनियमित मतलब कि रेगुलेशन का कार्य सौंपा गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अच्छा एक छोटा सा अपडेट है। अपडेट ये है कि आप लोगों के लिए बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम आपके सभी एग्जाम्स के लिए आपके वन लाइनर एक जीके की क्लास लेके आ रहे हैं। एक क्लास नहीं होगी, हालांकि क्लास तो 5-7 हो सकती है, लेकिन डेली क्लास होगी और 1 से 2 घंटे की लाइव क्लासेस चलेगी। और इसका टाइम शेड्यूल आप मुझे कमेंट करके बता दिए कौन सा टाइम आप लोग के लिए परफेक्ट रहेगा। बाकी हम टेलीग्राम पर सारा अपडेट दे देते हैं, तो एक बार टेलीग्राम को आप लोग जो है ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। क्वेश्चन आता है कि आजीवक संप्रदाय के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन गलत है? आजीवक संप्रदाय के बारे में कौन सा गलत है? मखली गौसाल ने वर्धमान महावीर से अलग होने के बाद आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। ये तो आप सही है। आजीवक संप्रदाय का मानना है कि केवल मानवीय प्रयास ही व्यक्ति की अंतिम नियति निर्धारित होती है। आप कहेंगे यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि आजीवकों ने भाग्य का निर्धारण केवल मानवीय प्रयासों से नहीं बताया है, जबकि नियति पूर्ण नियतिवाद के समर्थन गए करते हैं। तो आप कहेंगे दूसरा गलत है। आपका ऑप्शन पूछा है गलत, कौन सा? तो कहेंगे दूसरा गलत है, जबकि पहला ऑप्शन करेक्ट है। एक तरफ महाजनपद और गणतांत्रिक कुल है और उनकी राजधानी है, इसके बारे में विचार करना है, कौन सही? राजधानी किसकी थी? लक्ष्मी की राजधानी कहेंगे वैशाली थी, करेक्ट है। मल्ल की राजधानी कुशीनारा थी, ये भी सही है। और शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु थी। तो आपका ऑप्शन रहेगा डी वाला। सभी ऑप्शन महाजनपद और आपकी राजधानियां करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मौर्योत्तर शासकों ने निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार करें, कितने युग्म सही है? मौर्योत्तर शासकों के बारे में कितने सही है? तो गोर्डोफनीस नाम का जो व्यक्ति था इंडो पार्थियन शासक था। क्या ये सही है? आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। मिनांडर की बात की जाए, मिनांडर इंडो ग्रीक राजा था, ये भी ठीक है। मोयस की बात की जाए तो प्रारंभिक कुषाण सम्राट था। ये प्रारंभिक सम्राट कुषाण था, आप कहेंगे गलत है। मोयस जो है आपका, जिसे मोगा के नाम से भी जाना जाता है या मोंग के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर पश्चिमी भारत में पहले प्रमुख इंडो सीथियन शासक था, ना कि कुषाण शासक था। तो आप कहेंगे यहाँ पर तीसरा वाला गलत है। केवल 2 युग्म सही रहेंगे, पहला और दूसरा, जबकि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ सभा के प्रकार हैं और एक तरफ सामाजिक राजनीतिक स्वरूप है। कौन सा सभा किस प्रकार की सामाजिक राजनीतिक स्वरूप से संबंधित रही है? जैसे बात की जाए यहाँ पर सभा सभा जो थी जनजातीय बुजुर्गों एवं कुलीनों की परिषद हुआ करती थी, सही लिखा है। समिति की बात की है, सभी जनजातियों की आम सभा हुआ करती थी, बिल्कुल करेक्ट है।
बिदअत की बात किया है, धर्मनिरपेक्ष धार्मिक कार्यों वाली सबसे पुरानी जनजाति सभा हुआ करती थी, ये भी करेक्ट है। और गढ़ की बात किया है, छोटा जनजाति समूह या संगठित निकाय हुआ करता था, आप कहेंगे डी ऑप्शन। सभी ऑप्शन आपके सही हैं, तो ऑप्शन कहेंगे यहाँ पर बी वाला करेक्ट जाएगा। आपके सभी ऑप्शन एक दूसरे से सामने मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि औरंगजेब के शासनकाल के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। किसके बारे में, औरंगजेब के शासनकाल के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। विचार की जाए, सन 1679 में गैर मुसलमानों से पुनः जजिया कर को इसने लागू किया था, बिल्कुल बात ठीक है। फतवा ए आलमगीरी औरंगजेब के निर्देश पर तैयार किया गया इस्लामी कानून का एक व्यापक संकलन था, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा कहता है धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए मुहतसिब पद को समाप्त कर दिया था, तो आप कहेंगे इसलिए ये ऑप्शन गलत है। इसलिए औरंगजेब ने मुहतसिब पद को समाप्त नहीं किया था, बल्कि उसे पुनर्जीवित और मजबूत किया था। तो पहला और दूसरा यहाँ पर सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ घटना है और एक तरफ संबंधित तथ्य है, कौन सी घटना किस तथ्य से संबंधित है। जैसे बात किया पुरंदर की संधि जो 1665 में हुई थी, यहां से शिवाजी ने मुगलों को 23 किले सौंप दिए थे। आगरा की घटना जो 1666 में हुई थी, इसमें शिवाजी ने मिठाई की टोकरियों में छिपकर क्या लिया था, भाग निकले थे। पालखेड़ का युद्ध 1728 में हुआ था, इसमें क्या हुआ था, बाजीराव प्रथम के द्वारा निजाम पराजय हुई थी, है ना, बाजीराव प्रथम द्वारा निजाम की पराजय हुई थी। और आपके बसई का युद्ध की बात की जाए, जो बसई का युद्ध था वो आपका मराठों ने पुर्तगालियों से किले पर कब्जा कर लिया था। तो ऑप्शन यहां पर आप कहेंगे यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस सैन्य नवाचार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 में हुई थी, उस दौरान अहमद शाह अब्दाली को मराठों पर निर्णायक राजनीतिक लाभ प्रदान किया था। तो यहाँ पर मोबाइल जम्मर बुक ऊंट पर लगे जो कुंडा तोप हुआ करता था, इसके लिए सबसे ज्यादा अहमद शाह अब्दाली को मराठों पर लाभ प्रदान यहाँ पर हुआ था। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, बी ऑप्शन आप कहेंगे यहाँ पर लाभ प्रदान किया था। एक मोबाइल नाम का एक जम्मूरक था, है ना, ऊंट पर लगे कुंडा तोप के समान होता था, वहीं से तोप जो है चलाई जाती थी। अभिकथन और कारण आता है, इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला कहता है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने 1892 में भारतीय प्रसद अधिनियम के एक निराशाजनक संवैधानिक सुधारों के रूप में आलोचना की, बिल्कुल सही है। कारण कहता है कि इस अधिनियम ने विधान परिषदों में आधिकारिक बहुमत को बनाए रखा और भारतीयों को सार्वजनिक वित्त पर प्रभावी नियंत्रण प्रदान नहीं किया। तो आप कहेंगे यहाँ पर कारण और कथन दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की निम्नलिखित में से कौन सी मांग मुख्य रूप से भारतीय किसानों को साहूकारों के शोषण से बचाने के लिए उद्देश्य से थी। तो यहाँ पर प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की ऐसी कौन सी प्रमुख मांग थी जो भारतीय किसानों को साहूकारों के शोषण से बचाने के उद्देश्य से कृषि बैंकों की स्थापना। कृषि बैंकों की स्थापना साहूकारों के शोषण से बचाने के उद्देश्य से की गई थी। बाकी ऑप्शन आपके यहाँ पर जो है सही नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस विधान में हिंदुओं में एक विवाह को अनिवार्य बना दिया और निर्दिष्ट आधारों पर तलाक के प्रावधानों की शुरुआत की है। तो हिंदू उत्तराधिकार या हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा, आप कहेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा हिंदुओं में एक विवाह को अनिवार्य बना दिया गया, निर्दिष्ट आधारों पर तलाक के प्रावधानों की यहाँ पर शुरुआत भी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, सैयद अहमद खान के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन गलत है। सैयद अहमद खान के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है। तो वे कुरान को इस्लाम में एकमात्र प्रमाणिक धर्म ग्रंथ मानते थे, सही लिखा है। उनका मानना था कि कुरान की व्याख्या तर्क और विज्ञान के अनुरूप होनी चाहिए, ये भी सही है। जब दोनों ऑप्शन सही है तो आप कहेंगे यहाँ पर कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, तो ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1863 में स्थापित 1863 में किस संगठन ने उच्च एवं मध्यम वर्ग के मुसलमानों को पश्चिमी शिक्षा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया था। पश्चिमी शिक्षा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया था किसके द्वारा, तो मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी के द्वारा किया गया था, उच्च एवं मध्यम वर्ग के मुसलमानों को पश्चिमी शिक्षा को अपनाने के लिए। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर करेक्ट है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से कब शुरू हुआ। तो बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में, आप सभी को पता हुआ, बंगाल विभाजन की शुरुआत हुई थी और बंगाल विभाजन के विरोध में ही बंगाल विभाजन विरोधी जो आंदोलन था औपचारिक रूप से 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था, 7 अगस्त 1905 को औपचारिक रूप से शुरुआत हुआ था, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बंगाल की अटूट एकता के प्रतीक के रूप में विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान फेडरेशन हॉल की आधारशिला किसने रखी। फेडरेशन हॉल की जो आधारशिला है वो आनंद मोहन बोस के द्वारा रखी गई थी, आप कहेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 को
16 अक्टूबर 1905 को फेडरेशन हॉल की स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। मार्लियामेंटो सुधार के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है भाई? मार्लियामेंटो सुधार के बारे में, इन सुधारों ने मुसलमानों के लिए एक पृथक निवारचक मंडल की शुरुआत की, बिल्कुल सही है। इन्होंने कार्यपालिका को विधान परिषदों के प्रति जवाबदेह बनाकर उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। क्या ये सही है? आप कहेंगे गलत है। विधान परिषदों में कई निर्वाचित सीटें जमींदारों, ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए आरक्षित की गई थी, रिजर्व की गई थी, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा मार्लियामेंटो सुधार के बारे में सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में लगाए गए मार्शल लॉ के संबंध पर विचार करें। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके बाद जब मार्शल लॉ लगाया गया तो इसके बारे में डाक संचार को सेंसर कर दिया गया और बादशाही मस्जिद को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, बिल्कुल सही है। भारतीयों को स्वामित्व वाले वाहनों को अधिकृत कर लिया गया और भारतीय इलाकों में नागरिक सुविधाओं को बाधित कर दिया गया। तो आप कहेंगे दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट है, तो सी ऑप्शन रहेगा। 1 और 2 दोनों ऑप्शन आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पंजाब के लिए करेक्ट है। साइमन कमीशन के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? साइमन कमीशन के बारे में विचार करना है। जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग एक गुट ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का समर्थन किया था, सही लिखा है। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने से पहले नियुक्त किया गया था, करेक्ट। दोनों ऑप्शन कहेंगे आप सही है, तो आप कहेंगे साइमन कमीशन 1927 में, सी ऑप्शन रहेगा। दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपके करेक्ट हैं। लाहौर अधिवेशन के प्रस्ताव के बारे में स्वतंत्रता दिवस के वार्षिक उत्सव में क्या शामिल होना था? तो लाहौर अधिवेशन के प्रस्ताव के बारे में यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के वार्षिक उत्सव में क्या शामिल होना चाहिए था? आप कहेंगे यहाँ पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिज्ञा शामिल होनी चाहिए थी। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। और यहाँ पर लाहौर अधिवेशन स्वतंत्रता दिवस की बात किया है, 26 जनवरी 1930 को यह संबंधित है। 26 जनवरी 1930 से यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, महाराष्ट्र और कर्नाटक में वन कानूनों को उल्लंघन प्रमुखता से हुआ था, बिल्कुल ठीक है। चौकीदारी कर चुकाने से इनकार मुख्य रूप से पूर्वी भारत में हुआ है। आप कहेंगे दोनों ऑप्शन सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में करेक्ट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस घटना ने औपचारिक भारतीय सेना के भीतर राष्ट्रवाद को दर्शाया? तो गढ़वाली सैनिकों के द्वारा प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर देना, ये आपके ब्रिटिशों के लिए सबसे ज्यादा जो है एक आश्चर्यजनक बात थी कि इन्होंने गोली चलाने से इनकार भारतीयों के ऊपर मना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ब्रिटिश भारत की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ब्रिटिश भारत की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ? आप कहेंगे 14% आबादी को मतदान का प्राप्त हुआ था। 14% आबादी को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ था। एक तरफ व्यक्ति है, दूसरी तरफ संबंधित योगदान है। कौन सा व्यक्ति किस योगदान से संबंधित है? जैसे अंबिका गिरी राय चौधरी की बात की जाए तो असम केसरी के नाम से मशहूर है, सही लिखा है। एनसी बोरदोलोई की बात की जाए, ये आपके चाय बागानों में हड़ताल का विरोध से संबंधित है, ये भी करेक्ट लिखा है। मुंशी प्रेमचंद की बात की जाए तो यह आज पत्रिका की शुरुआत इनके द्वारा नहीं की गई थी। आप कहेंगे ये गलत है, तो केवल ऑप्शन आपका यहाँ पर कहेंगे पहला और दूसरा सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है ना, तीसरा ऑप्शन गलत है। अच्छा, आज पत्रिका की शुरुआत शिव प्रसाद गुप्ता जी के द्वारा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गवर्नर जनरल एवं कौन सी घटना है? किस गवर्नर जनरल के समय कौन सी घटना संबंधित रही है? जैसे बात की जाए यहाँ पर सर जॉर्ज बॉर्लो की बात किया तो बेल्लोर का युद्ध हुआ है, और बेल्लोर का युद्ध जो है आपके 1886 संबंधित है। लॉर्ड मिंटो प्रथम की बात की जाए, अमृतसर की संधि की गई है, 1807 से 1813 संबंधित है। लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात की जाए, तीसरा मराठा युद्ध हुआ है, 1813 से 1823 संबंधित है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात की है, चार्टर अधिनियम 1833 का संबंधित है, 1828 से 1835 तक का संबंधित टाइम पीरियड रहा है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, कौन सा कालक्रम सही है? जैसे बैसीन की संधि की बात की जाए आपकी 1802 में की गई थी। इसके बाद आपके भरतपुर कब्जा की बात की जाए, आप कहेंगे 1826 में किया गया। इसके बाद आपका द्वितीय श्वेत विद्रोह की बात की जाए 1859 में हुआ था, रखना है। और निचले बर्मा पेंगू का विलय की बात की 1852 में किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही रहेगा, पहले बैसीन की संधि, फिर भरतपुर पर कब्जा, निचले बर्मा पेंगू का विलय, उसके बाद श्वेत विद्रोह देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों एवं अध्यक्षों के बारे में बताना है, कौन सा सही है?
कलकत्ता में 1901 में अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता दिनसा इबाचा के द्वारा की गई थी, करेक्ट है। बॉम्बे में अधिवेशन 1904 में हुआ जिसकी अध्यक्षता हेनरी कॉटन ने की, करेक्ट है। मद्रास में अधिवेशन 1894 में हुआ जिसकी अध्यक्षता अल्फ्रेड बेब ने की, सही है। और पूना में 1895 में हुआ जिसकी अध्यक्षता W.C. बनर्जी के द्वारा की गई, ये भी करेक्ट है। तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है यहाँ पर तो यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सभी चारों ऑप्शन यहाँ पर आपके जो है करेक्ट हो जाएंगे यार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची 1 और सूची 2 है, एक तरफ अखबार है और एक तरफ वर्ष है, कौन सा अखबार किस वर्ष के रूप में जाना जाता है। जैसे मद्रास कुरियर की बात किया है 1784 से संबंधित है, इंडिया गजट की बात किया है 1787 से संबंधित है, दिग्दर्शन की बात किया है 1818 संबंधित है, और बॉम्बे हेराल्ड की बात किया है 1789 से संबंधित है। आपका ऑप्शन यहाँ डी वाला बिल्कुल ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में विचार करें, मेजबान शहर यहाँ पर कौन कौन से सही है। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ, तो आप कहेंगे जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, करेक्ट है। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान के रूस में हुआ, कजान के रूस में हुआ, सही है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात किया है आपका यहाँ पर बीजिंग में नहीं हुआ था, कहां पर हुआ था, ब्राजील में हुआ था, है ना, ब्राजील में किया गया था, आप कहेंगे तीसरा गलत है। और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात किया है नई दिल्ली में किया गया, भारत में, करेक्ट, सही है। तो आप कहेंगे यहाँ पर 3 ऑप्शन सही थे जबकि एक ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने अपने द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास को किस नाम से रिब्रांड किया हुआ है। तो आप कहेंगे गल्फ वेव के नाम से रिब्रांड किया हुआ है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। तो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है। अब आपको यहाँ पर कमेंट करके मुझे ये बताना है सीपी राधाकृष्णन का पूर्ण नाम क्या है, पूर्ण नाम बताइए, फुल फॉर्म इनका नाम का क्या है। सीपी राधाकृष्णन का पूर्ण नाम क्या है, ये 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेबी रामजी अधिनियम 2025, बीबी जी रामजी एक्ट 2025 के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। गलत ऑप्शन यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा है, तो 21 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। दूसरा है, इस अधिनियम एक वित्तीय वर्ष में प्रति ग्रामीण परिवार को गारंटीकृत मजदूरी रोजगार 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन, 150 दिन नहीं किया है बल्कि 125 दिनों के लिए यहां पर बात की गई है, तो दूसरा गलत है। इन सभी राज्यों के लिए 60-40 के केंद्र राज्य फंड शेयरिंग अनुपात के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया गया है। तो केंद्र और राज्य के लिए बात की जाए तो आप कहेंगे 90 और 10 अनुपात में किया गया है ना, 90 और 10 अनुपात में किया गया है, जबकि बात की जाए यहाँ पर और फिर 60-40 में किया गया है। तो इस तरीके से याद रखना है, उत्तर पूर्वी हिमालयी राज्य हैं इनके लिए 90-10 है, और आपके जो नॉर्मल राज्य हैं जैसे आपके यहाँ पर आप देखोगे तो जो मैदानी क्षेत्र वाले राज्य है वो आपके 60-40 में है, तो ये भी गलत है। यह अधिनियम राज्य सरकारों को चरम कृषि मौसम के दौरान कुल 90 दिनों के लिए कृषि कार्यों के लिए निलंबित करने की अनुमति देता है। तो 90 दिनों के लिए नहीं देता है बल्कि 60 दिनों के लिए निलंबित करने की अनुमति देता है, गलत है। पूछा है कौन सा गलत है, 2, 3, 4 गलत है, जबकि केवल पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय द्वारा स्थापित क्षेत्रीय राजनीतिक दल का पूरा नाम क्या है। तो ये कहाँ के सीएम बने हुए हैं, तो आप कहेंगे ये तमिलनाडु राज्य के जो है सीएम बने हुए हैं, और अभिनेता से राजनेता के रूप में सी जोसेफ विजय बने हुए हैं। और याद रखना है तमिलगा वेत्रिकगड़म के है आपके कौन है, राजनीतिक दल से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना PMDDKY में कितने जिले शामिल हैं, तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत जो है 100 जिलों को शामिल किया गया है, सी ऑप्शन करेक्ट है। केंद्रीय बजट 2026-27 के बारे में विचार करें, एक तरफ मंत्रालय है और एक तरफ बजट कितना दिया गया है 2026-27 में, तो यहां पर बात की जा रही है रक्षा मंत्रालय को 7,84,678 करोड़ रुपए दिए गए, करेक्ट है। सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय की बात की जाए 3,09,875 करोड़ रुपए दिए गए, करेक्ट है। शिक्षा मंत्रालय को 1,39,289 करोड़ रुपए दिए गए, सही है। और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की बात की जाए तो यहाँ पर 1,50,000 नहीं है बल्कि 1,06,000 आपके 530 करोड़ रुपए को यहाँ पर दिया गया है, याद में। तो पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, जबकि तीसरा वाला सही सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन से 2025 में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों को उनके पुरुष एवं महिला एकल विजेताओं के साथ सही सुमेलित करता है। कौन सा सही सुमेलित करता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, जैनिक सिनर और मेडिसन कीज, आपके सही है ना। जैनिक सिनर ने अलेक्जेंडर जेरेव को हराकर जो है जीता था, सही है। फ्रेंच ओपन की बात की जाए तो फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्कराज एवं यहाँ पर जो है कार्लोस अल्कराज एवं
आरियाना सबालेंका है क्या? तो आप कहेंगे नहीं। कार्लोस अल्कराज ने पुरुष एकल खिताब जीता, लेकिन कोको गॉफ ने आरियाना सबालेंका को यहां पर हराकर अपना पहला रोलैंड गैरोस को खिताब जीता हुआ है। तो यहां पर ऑप्शन, अच्छा यहाँ पर इसमें केवल पूछा कौन सा सही सुन लेते, तो आप पहला वाला सही सुन लेते, जबकि दूसरा वाला यहाँ पर गलत है। विंबलडन की बात किया है, यहाँ पर कार्लोस अल्कराज नहीं है, आपके यहाँ पर जो है स्टुअर्ट संबंधित है। यूएस ओपन में जेनक सीनर से संबंधित नहीं रहेगा, यहाँ आरेना सबालेंका संबंधित। तो आपके बी सी डी गलत है, जबकि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका केवल सही था। एक तरफ नोबेल पुरस्कार की श्रेणी है, दूसरी विजेता है। कौन सा नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? जैसे बात की जाए चिकित्सा के क्षेत्र में, भाई चिकित्सा के क्षेत्र में अगर बात की जाए, चिकित्सा के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो आप कहेंगे ब्रुनो, रैम्सडेल और साकागुची को दिया गया है। तीसरा वाला सही है। भौतिकी की अगर बात की जाए तो भौतिकी के क्षेत्र लिए क्लार्क, डेबोरेट और मार्टिनेस को दिया गया है। चौथे से मिला देंगे आप कहेंगे। और यहां पर आपका रसायन का विज्ञान की बात किया है, कितागावा, रॉबसन्स और यागी को दिया गया है, दूसरे से मिलाएंगे। और साहित्य के लिए बात किया है तो लास्जिलो को दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला ऑप्शन करेक्ट है। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? भाई 77वें गणतंत्र दिवस के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्राबो सुबियांतो मुख्य अतिथि थे। आप सभी को पता होगा ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहां पर जो चीफ गेस्ट थे यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष आपकी उर्सुला वॉन डेर देर थी। तो पहला गलत है। गणतंत्र दिवस 2026 की थी वंदे मातरम के 150 वर्ष थी, सही है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी में महाराष्ट्र की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है, ये भी करेक्ट है। मंत्रालय विभागों की श्रेणी में गृह मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है, ये आपका गलत है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है गृह मंत्रालय ने नहीं बल्कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जीता गया है। किसने? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जीता गया है। तो पहला और चौथा गलत है और दूसरा और तीसरा सही है, तो बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि नीचे दिए गए डिक्शनरी और 2025 में वर्ड ऑफ द ईयर के लिए युग्मों पर विचार कीजिए। तो मैरियम वेबस्टर की बात किया है, मैरियम वेबस्टर की बात किया है तो स्लोप संबंधित है, करेक्ट है। ऑक्सफोर्ड की बात की जाए आप कहेंगे रैग बेट संबंधित है, बिल्कुल बात ठीक है। और यहां पर कैम्ब्रिज की बात किया है, कैम्ब्रिज में आपकी वाइब कोडिंग नहीं है, आपकी पैरासोशल संबंधित है रखना है। और कॉलिंस की बात किया है तो पैरासोल नहीं है, वाइब कोडिंग संबंधित है। तो तीसरा और चौथा एक दूसरे से मिले हुए हैं, जबकि पहला और दूसरा आपके करेक्ट है। तो ऑप्शन कहेंगे पहला वाला सुमेलित सही है, ये ऑप्शन दूसरा, और यहाँ पर तीसरा और चौथा सही सुमेलित नहीं थे। शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं में और उन्हें लागू करने वाले राज्य सरकारों में कौन सा विचार यहाँ पर करेक्ट है? जैसे बात की जाए मेरी रसोई योजना पंजाब राज्य के द्वारा शुरू की गई है क्या? आप कहेंगे मेरी रसोई योजना को पंजाब सरकार ने 2026 में लागू किया था। अन्नपूर्णा भंडार योजना पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू की गई क्या? आप कहेंगे बिल्कुल 2026 में इसको भी लागू किया गया। आफ्टर केयर योजना की बात की जाए, आफ्टर केयर योजना महाराष्ट्र सरकार ने लागू नहीं की है, यह दिल्ली सरकार के द्वारा लागू की गई है। किसके? दिल्ली सरकार के द्वारा लागू की गई है। तो तीसरा वाला गलत है, केवल पहला दूसरा सही है। तो दो युग्म यहाँ पर आपके करेक्ट है। चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर एक बार कर लीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन भी मिलता है, क्योंकि आपके सपोर्ट से ये वीडियो बना पाते हैं और मुझे प्रसन्नता भी होती है रखना है। निम्नलिखित में से समाचार पत्रों में रहे प्रोजेक्ट जीरो के बारे में कौन सा कथन सही है? प्रोजेक्ट जीरो के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह लोक प्रशासन में पारदर्शिता और शून्य सहिष्णुता नीति सुनिश्चित करने के लिए केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया राज्य स्तरीय भ्रष्टाचार विरोधी अभियान है। सी ऑप्शन आपका प्रोजेक्ट जीरो के बारे में करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इस बात की जाए, एक तरफ जीआई टैग उत्पाद है और किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? जैसे नागौरी अश्वगंधा की बात किया है राजस्थान राज्य से संबंधित है। पोंडेरू खादी की बात किया है आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसके बाद थुआ मल्ली चावल की बात की जाए तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। और ओजो फेने की बात किया है तो एक शराब है गोवा से संबंधित है, याद करें। तो आप थोड़ा सा इसको जीआई टैग और केंद्र शासित प्रदेश किस राज्य से संबंधित है याद कर लीजिए, एग्जाम में आएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और विचार करना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, याद रखना है। तो आता है कि भारत और मलेशिया के बीच में अकादमिक आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए तिरुवल्लुर छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है, बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है। दूसरा आता है कि भारत और इजराइल के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को आधिकारिक तौर पर शांति, नवाचार और समृद्धि के लिए एक विशेष रणनीतिक साझेदारी उन्नत किया गया है, ये भी करेक्ट है। निर्बाध सीमा पार प्रेषण के लिए है ना, भारत के यूपीआई को फ्रांस के मसाओ भुगतान प्रणाली से जोड़ा गया है, क्या ये सही है?
आप कहेंगे गलत है। इजराइल ने सीमा पार निर्बाध हस्तांतरण के लिए यहाँ पर जोड़ा है, तो आपका ऑप्शन रहेगा भाई फ्रांस ने नहीं जोड़ा है बल्कि इजराइल ने जोड़ा है, तीसरा गलत है। भारत ने समुद्री डकैती से निपटने उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र की रक्षा के लिए मॉरिशस को फास्ट पेट्रोल वेसल पीएस लेस्पर जो है सौंपा है। तो किसको सौंपा है? आप कहेंगे भारत ने सेशेल्स मॉरिशस को उपहार में दिया हुआ है। क्या रखना है यहाँ पर? मॉरिशस को नहीं, सेशेल्स को दिया हुआ है। किसको? सेशेल्स को दिया हुआ है, याद रखना है, ना कि मॉरिशस को। तो चौथा भी गलत है, केवल पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा यहाँ पर आपका ऑप्शन गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में प्रथम उपलब्धियों के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन या कितनी होगा में यहाँ पर करेक्ट है? तो पहला कागज रहित न्यायपालिका की बात की जाए किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में कागज रहित न्यायपालिका की स्थापना की गई, करेक्ट है। पहला समर्पित कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टफोलियो विभाग कहां पर है? आप कहेंगे यहाँ पर जो है पहला समर्पित कृत्रिमत्ता पोर्टफोलियो तेलंगाना में तो यहाँ पर जो है नहीं है, रखना है, केरल राज्य में बनाया गया है। कहां पर? केरल राज्य में बनाया गया है। पहला मोती पालन क्लस्टर की बात की जाए कहां पर है? आप कहीं कटक में नहीं है, झारखंड राज्य में बनाया गया है, रखना है। और आपका पहला झुग्गी मुक्त शहर की बात की जाए कहां पर है? तो आपके नई दिल्ली या सूरत में नहीं है, आपका चंडीगढ़ में स्थित है। कहां पर है? चंडीगढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन कहेंगे तीसरा, दूसरा और चौथा गलत है, केवल पहला सही है, तो एक उगम यहाँ पर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन है और मेजबान स्थानों की यहाँ पर विचार करी गई, कौन सा सही है? तो विचार की जाए कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 में बार्सिलोना में मनाई गई है, ठीक बात है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2026 में रॉटरडैम में मनाया गया है, ये भी करेक्ट है। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट का आयोजन पुरी में उड़ीसा में किया गया था, भारत में, ये भी ठीक है। और 47वां आसियान शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर में किया गया, आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो आप कहेंगे सभी ऑप्शन आपके सही मिले हैं, डी ऑप्शन पर आप टिक करेंगे। हाल ही में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक ईपीआई 2024 के संबंध पर विचार करें, कितनी होगी में यहाँ पर आपके कौन से ऑप्शन करेक्ट है? जैसे विचार की जाए, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है निर्यात तैयारी सूचकांक 2030 तक $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की वस्तु निर्यात को प्राप्त करने का लक्ष्य भारत के अनुरूप रखा गया है, सही है। दूसरा है, इन 4 स्तंभों में से व्यापार पारिस्थितिक तंत्र स्तंभ भारांक सबसे अधिक है, ये भी करेक्ट है। बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात इस सूचकांक में टॉप पर है, जबकि महाराष्ट्र तमिलनाडु का स्थान बाद में आता है, गलत लिखा है। पहला स्थान पर महाराष्ट्र का आता है, इसके बाद तमिलनाडु का आता है और इसके बाद आपका गुजरात का आता है, तीसरा गलत है। छोटे राज्यों में उत्तर पूर्वी राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की श्रेणी में उत्तराखंड शीर्ष प्रदर्शन करते राज्य के रूप में उभरा है, आप कहेंगे करेक्ट है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ, पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन आपका सही है, तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 की श्रेणी 1 में 10 लाख से अधिक आबादी किस शहर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया हुआ है? तो कौन सा शहर ने प्रथम स्थान? आप कहेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर लगातार आपके 7 साल से पहला स्थान प्राप्त यहां पर कर रहा है। कौन सा संगठन भारत में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी करता है? भारत में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक कौन जारी करता है? आपका ऑप्शन यहां पर रहेगा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी बीईई और एईई के द्वारा जो है आपका राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक को जारी किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि आवर्त सारणी के समूह एक ही समूह निम्नलिखित तत्वों में समानता क्या समान है? तो आवर्त सारणी के एक ही समूह में स्थित तत्वों में समानता क्या समान होता है? आपका ऑप्शन है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अभिकथन कारण आता है कि एल्यूमिनियम का निष्कर्षण विद्युत अपघटनी अपचयन के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। कारण क्या आता है कि एल्यूमिनियम सक्रियता श्रेणी में सॉरी माफी चाहता हूं। अभिकथन कहता है एल्यूमिनियम का निष्कर्षण विद्युत अपघटनी अपचयन के द्वारा किया जाता है, सही है। और कारण कहता है कि एल्यूमिनियम निष्क्रियता श्रेणी में नीचे स्थित होता है, तो आप कहेंगे नहीं, ये गलत है, आपका नीचे नहीं होता है बल्कि लोहा सीसा से ऊपर होता है। तो ऑप्शन ए सही है, किंतु आर ऑप्शन यहां पर गलत है, फिर आपका सी ऑप्शन पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा आता है कार्बन के गुणों के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? कार्बन के गुणों के बारे में, सिलिकॉन की तुलना में कार्बन में श्रृंखलन जो होता है वो आवृत्ति या प्रवृत्ति जो है अधिक प्रबल होती है, बिल्कुल सही कह रहा है। सिलिकॉन की तुलना में जो कार्बन की जो प्रवृत्ति है वो अधिक होती है। कार्बन अपने ही परमाणुओं के साथ मजबूत एकल आबंध बनाता है, ये भी सही है। कार्बन की अनेक यौगिक बनाने की क्षमता, उसका चतुर संयोजकता से कोई संबंध नहीं है, तो आप कहेंगे गलत है, संबंध रहता है। पहला और दूसरा सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजनीकरण के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? किसके बारे में? हाइड्रोजनीकरण के बारे में विचार करना है।
तो विचार करना है कि वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में किया जाता है। बिल्कुल सही है। दूसरा है हाइड्रोजनीकरण एक अपघटन अभिक्रिया है। क्या सही है? हाइड्रोजन एक योगात्मक अभिक्रिया है। कैसी है? योगात्मक अभिक्रिया रखना है, ना कि अपघटन अभिक्रिया है। तो दूसरा गलत है। हाइड्रोजनीकरण असंतृप्त यौगिकों में परिवर्तित करता है। आप कहेंगे पहला और तीसरा यहां पर सही है, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन यहां पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आइसोमरिज्म के बारे में कौन सा कथन यहां पर गलत है? आइसोमरिज्म के बारे में कौन सा कथन गलत है? आइसोमरिज्म अब तब संभव होता है जब यौगिकों का आणविक सूत्र तो समान हो लेकिन संरचनाएं अलग अलग हो। बिल्कुल सही है। बड़ी कार्बन श्रृंखलाओं वाले कार्बन यौगिकों में संरचनात्मक आइसोमरिज्म आम है। तो आप कहेंगे ये भी सही है। पूछा है कौन सा गलत है, तो आप कहेंगे कोई भी ऑप्शन गलत नहीं, क्योंकि दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कार्य एवं ऊर्जा के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? भाई कार्य और ऊर्जा के बारे में कौन सा सही है? किसी बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक हो सकता है। बिल्कुल सही है। विस्थापन के लंबवत लगने वाले बल को कोई कार्य नहीं करता, ये भी करेक्ट है। आप कहेंगे जब दोनों ऑप्शन सही है तो सी वाला यहाँ पर सही। अभिकथन कारण है बिना बुझा हुआ चूना पानी के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है। बिल्कुल सही कह रहा है कि बिना बुझा हुआ चूना पानी के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके जो है बुझा हुआ चूना बनाता है, और यह अभिक्रिया प्रकृति में ऊष्मा शोषी होती है। तो आप कहेंगे भाई ऊष्मा शोषी नहीं होती है, बल्कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। कैसी होती है? ऊष्मा क्षेपी होती है, ताकि ऊष्मा शोषी होती है। गलत है। केवल पहला सही रहेगा और आर ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत है। प्रकाश की गति को कम हो जाती है जब वह प्रवेश करता है। भाई प्रकाश की गति कब कम हो जाएगी? तो आप कहेंगे विरल माध्यम से सघन माध्यम में अगर प्रकाश जो है प्रवेश करेगा तो प्रकाश की गति क्या होगी? कम हो जाती है। रेडियो धर्मिता किसमें परिवर्तन की एक प्रक्रिया है? भाई रेडियो धर्मिता किसमें परिवर्तन की एक प्रक्रिया है? आप कहेंगे नाभिक में परिवर्तन की प्रक्रिया होती है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिकथन कारण है गैल्वेनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। एक वोल्टिक गैल्वेनिक सेल क्या होता है? एक तरीके से वोल्टिक होता है, रखना है वोल्टिक होता है। वोल्टिक में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। सही है। दूसरा कहता है कि सेल में होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः स्फूर्त हो जाती है। तो आप कहेंगे ये भी सही है और कारण भी सही है। तो ए आर दोनों सही, उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। यहाँ पर कितनी युग्म सही है विचार करना है। यहाँ पर बात कर रहा है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। सही लिखा है। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम धारावाही चालक को लगने वाले बल की बात करता है। ये भी करेक्ट है। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम प्रेरित धारा की दिशा बताता है। करेक्ट है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से ईएमएफ से प्रेरित होता है। करेक्ट। तो आप कहेंगे यहाँ पर सभी युग्म सही है, तो डी वाला हो जाएगा। चारों ऑप्शन करेक्ट। कौन सी एसआई मात्रक की मूल इकाई नहीं है? तो आप कहेंगे केल्विन है, एम्पियर है, मोल है, जबकि न्यूटन नहीं है। तो एसआई प्रणाली में मूल इकाई न्यूटन नहीं होता है, याद रखना है, जबकि केल्विन, एम्पियर, मोल और आपका मोल होता है, न्यूटन नहीं होता है। एक कराटे खिलाड़ी एक ही प्रकार में टाइलें तोड़ देता है, क्यों? क्योंकि टकराव का समय कम होता है, जिससे बल बढ़ जाता है ना। कराटे वाले जो खिलाड़ी होते हैं एक ही प्रहार में टाइलें तोड़ देते हैं, क्योंकि टकराव का समय कम होता है, जिससे बल बढ़ जाता है, जिसके कारण टाइलें टूट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है घर्षण का एक तरफ प्रकार है और एक तरफ विवरण है। कौन से घर्षण का प्रकार किस विवरण के लिए जाना जाता है? जैसे बात यहाँ पर की जाए तो स्थैतिक घर्षण होता है। स्थैतिक घर्षण जो होता है बिना गति के घर्षण होता है। सीमांत घर्षण की बात की जाए गति शुरू होने से पहले अधिकतम घर्षण होता है। गतिज घर्षण गति के दौरान घर्षण होता है, और लौटने घर्षण सबसे कम प्रकार में घर्षण होता है। ऑप्शन यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा, आपको यह रखना है। हीमोफीलिया के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है? भाई हीमोफीलिया के बारे में, यह रक्त के थक्के में जमने से जुड़ी एक बीमारी होती है, इसे हीमोफीलिया कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। और यह आनुवंशिक विकार होता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेंट के रूप में विरासत में मिलता है, नहीं ये गलत लिखा हुआ है। हीमोफीलिया जो होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट वंशानुगत बीमारी नहीं है, बल्कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव विकार में आता है। तो यह वंशानुगत बीमारी नहीं होती है। तो केवल पहला सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, वंशानुगत बीमारी में नहीं आता है। उत्पीड़न कारण है उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया को साम्यावस्था को बदल देता है। क्या सही है? आप कहेंगे गलत है। उत्प्रेरक अभिक्रिया की संतुलन स्थिति या संतुलन संरचना को नहीं बदलता, केवल प्रणाली को संतुलन तक तेजी से पहुंचाने में मदद करता है। दूसरा कहता है उत्प्रेरक प्रक्रिया ऊर्जा को कम करता है और अग्र तथा पश्च दोनों अभिक्रियाओं को गति कर देता है। ये सही है। तो यहां पर एक गलत रहेगा, आर ऑप्शन सही रहेगा, डी वाले पे टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है कि किस अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्वों का डोपन किया जाता है?
किस अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्वों का डोपन किया जाएगा? आप कहेंगे पी टाइप में डोपन किया जाएगा। किसमें? त्रिसंयोजी तत्वों का डोपन पी टाइप में किया जाएगा। वर्णदानता के लिए उत्तरदायी जीन कहां स्थित होती है? वर्णदानता के लिए जो उत्तरदायी जीन है वो कहां है? आप कहेंगे एक्स क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। किसमें? एक्स क्रोमोसोम में वर्णदानता के लिए जीन उत्तरदायी होते हैं। सिकल सेल एनीमिया किसके कारण होता है? भाई सिकल सेल एनीमिया की बात की जाए तो एक न्यूक्लियोटाइड के प्रतिस्थापन के कारण होता है। ए ऑप्शन ठीक है। और यह आनुवंशिक विकार की श्रेणी में आता है, या रखना है। पेशी संकुचन की कार्यात्मक इकाई है। पेशी संकुचन की कार्यात्मक इकाई को सार्कोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्कोमियर कहा जाता है। मायोस्थेनिया ग्रेविस शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? मायोस्थेनिया ग्रेविस शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? आप कहेंगे तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है ना? तंत्रिका पेशी संधि को यह प्रभावित कर देता है। वृषण कोष वृष्ट का तापमान बनाए रखते हैं। वृषण कोष जो होते हैं वृषण का तापमान बनाए रखते हैं। कितना तापमान बनाए रखते हैं? आप कहेंगे शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम बनाए रखते हैं। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है? कौन सा हार्मोन से जो थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करेगा? आप कहेंगे TSH। क्या करेगा? TSH जो होता है थायराइड उत्तेजक हार्मोन जिसे कहते हैं, ये अग्र प्यूटरी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है और यह थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित जो है करता है। एरिप्सिन बदलता है। एरिप्सिन किस में बदलता है? आप कहेंगे पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है, जिसे एरिप्सिन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि बुचेरिया वेनक्राफ्टी के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है? भाई बुचेरिया वेनक्राफ्टी के संबंध में कौन सा सही है? तो आप कहेंगे इसे लिम्फेटिक फाइलेरियासिस कहा होता है। आप कहेंगे इससे लिम्फेटिक फाइलेरियासिस होता है, सही है। व्यस्क कृमि लसिका तंत्र में रहते हैं, सही है। मच्छर मध्यवर्ती पोषक तत्व होते हैं, सही है। तो आप कहेंगे डी ऑप्शन रहेगा। तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। एक तरफ बीमारी है और उनके कारण है। यहाँ पर बीमारी किस कारण से होती है बात की जा रही है। जैसे मृगी की बात किया है, असमान न्यूरॉन सक्रियण के कारण मृगी आने लगती है। पार्किंसंस रोग की बात की जाए तो आप कहेंगे डोपाइन की कमी के कारण पार्किंसंस रोग होता है। स्ट्रोक की बात की जाए ब्रेन हेमरेज या क्लॉट के कारण होता है। और हंटिंगटन रोग की बात की जाए आनुवंशिक उत्परिवर्तन के कारण होता है। सभी ऑप्शन आपके सही करेक्ट है, तो आप कहेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट आता है कि मोनशॉट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य किसका विकसित करना है? भाई मोनशॉट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप कहेंगे खोई हुई न्यूरोलॉजिकल क्षमताओं को बहाल करने के लिए ब्रेन को प्रोसेसर करने को हम मोनशॉट प्रोजेक्ट के रूप में जानते हैं। इसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल के द्वारा प्रोसेस किए जाने वाले डेटा का आधिकारिक बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है। तो आप कहेंगे लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM की बात की जा रही है। आप कहेंगे टोकन बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है PSLV C62 के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? भाई PSLV C62 के बारे में DRDO के लिए EOS-N1 लॉन्च करने की योजना है, सही है। इस मिशन में 25 वाणिज्यिक सहयात्री सैटेलाइट भी शामिल हैं। तो आप कहेंगे 25 नहीं है बल्कि 15 वाणिज्यिक सैटेलाइट शामिल है। दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि AI अवधारणा एवं उनके विवरणों के संबंध पर कितनी युग्म सही है? AI अवधारणा के बारे में टोकनाइजेशन प्रोसेसिंग के लिए टेक्स्ट को छोटे हिस्सों में बांटने, बिल्कुल बात ठीक है। फाइनिंग ट्यूनिंग अतिरिक्त डेटा का उपयोग करके किसी विशिष्ट कार्य के लिए पहले से प्रशिक्षित मॉडल को अनुकूलित करना, ये भी सही है। हेलुसिनेशन एक ऐसा मॉडल को गलत या मनगढ़ंत जानकारी को तथ्य के तौर पर पेश करना, ये भी करेक्ट है। और इन्फरेंस पहली बार किसी बड़े डेटा सेट पर मॉडल को ट्रेन के लिए नहीं, गलत है। तो आप कहेंगे केवल 3 युग्म सही है, जबकि चौथा युग्म यहाँ पर आपका गलत है। नेक्स्ट आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत विधान परिषद के सदस्यों को कौन सी शक्ति प्रदान नहीं की गई? तो आपका किसकी बात की जा रही है? कही जा रही है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत विधान परिषद के सदस्यों में कौन सी शक्ति नहीं दी गई थी? वार्षिक बजट पर चर्चा की दी गई थी, कार्यपालिका से प्रश्न भी पूछ सकते थे, विधायी विचार विमर्श में भाग ले सकते थे, लेकिन वार्षिक बजट पर मतदान नहीं कर सकते थे। रखना है, सी ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद की संप्रभुता को सीमित करता है? सीमित कौन करेगा? लिखित संविधान का अभाव सीमित नहीं करेगा। संवैधानिक न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा आप कहेंगे ये आपका सीमित कर सकता है। भारतीय संसद की संप्रभुता को संवैधानिक न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा सीमित जो है कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कुछ मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने के लिए अन्य शक्ति संसद में निहित है? तो आर्टिकल 35 जो है मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून के पास जो शक्ति है वो आर्टिकल 35 के तहत जो है मिलती है।
समान नागरिक संहिता के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। समान नागरिक संहिता के बारे में आर्टिकल 44 राज्य को भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश दे सकता है। बिल्कुल बात ठीक है। समान नागरिक संहिता एक बार अधिनियमित हो जाने के बाद मौलिक अधिकारों के रूप में परिवर्तनीय होगी, नहीं परिवर्तनीय जो है नहीं होगी, नियोजित नहीं होगी, तो कहेंगे दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रपति कितनी अवधि के लिए पद धारण करते हैं। तो आम जो बात है वो सामान्यतः अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक जो है भारत के राष्ट्रपति अपनी अवधि तक जो है अपना पद पर बने रहते हैं। तो पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक जो है अपने पद पर बने रहते हैं। मंत्रियों के उत्तरदायित्व के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है। मंत्रियों के उत्तरदायित्व के बारे में मंत्रिपरिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, सही है। मंत्री जो होते हैं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। पूरी जो मंत्रियों का समूह है यह आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। केवल एक व्यक्ति की बात की जाए यह आपके राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। करेक्ट है, आप कहेंगे। किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से केवल वही मंत्री हटता है, नहीं, केवल एक मंत्री नहीं हटेगा, पूरा अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। आप कहेंगे गलत है, केवल पहला दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। किसे भारत में जनहित याचिका PIL का पहला दर्ज मामला माना जाता है, तो आप कहेंगे हुसैन आरा खातून मामले को। हुसैन आरा खातून मामला आपका 1979 से संबंधित है, जिसे PIL का पहला मामला दर्ज के रूप में माना जाता है। राज्यपाल के अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति के संबंध में कौन सा सही है। राज्यपाल के अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति के बारे में कौन सा सही है। राज्यपाल तब अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जब विधानमंडल में सत्र ना हो, बिल्कुल सही है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने के लिए कभी भी राष्ट्रपति के पूर्व निर्देश की आवश्यकता नहीं होती, भाई बिल्कुल होती है, निर्देश तो लेना पड़ता है। तो केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर भी आपका गलत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजभाषा संबंधी संसदीय समितियों में शामिल होते हैं। राजभाषा संबंधी समिति में शामिल होते हैं, कौन शामिल होते हैं। लोकसभा के 20 सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होते हैं, टोटल 30 सदस्य शामिल जो है किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि परिसीमन आयोग के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है। भाई परिसीमन आयोग के बारे में यह प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करता है, सही है। इसके आदेशों को किसी भी न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है, नहीं, चुनौती नहीं मिलती, दे जा सकती है, तो गलत लिखा है, केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। तो इन चारों में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कौन सी है। NBFC की बात की जा रही है, तो आप कहेंगे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। फिर आपकी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की बात की जाए, ये भी आपकी NBFC कंपनी है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की बात की जाए, ये भी आपकी कैसी है, आप कहेंगे NBFC कंपनी है। पेमेंट बैंक आपकी NBFC नहीं है, तो आप कहेंगे गलत है। तो यहां पर आपका 1, 2, 3 आपका रहेगा, NBFC कंपनी के रूप में इनको जाना जाता है। निम्नलिखित वित्तीय संसाधनों पर विचार करें और वित्तीय संसाधनों में जुड़े जोखिम के बढ़ते क्रम यहाँ पर कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले बॉन्ड बढ़ता क्रम में है, फिर डिवेंचर आएगा, फिर साधारण शेयर आएंगे। तो आपका ऑप्शन कहेंगे 2, 1, 3 वाला ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP से साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP प्राप्त करने के लिए कौन से परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। तो आप कहेंगे अप्रत्यक्ष कर को घटाना और सब्सिडी को जोड़ना होता है, तब वह है परिवर्तन डायरेक्ट तौर पर NNP और आपके शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एवं बाजार मूल्य पर आपके साधन लागत पर जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को निकाला जा सकता है। सामान्य बेरोजगारी स्थिति की गणना किस अवधि के संदर्भ में की जाती है। आप कहेंगे 1 वर्ष में की जाती है। बहुत छोटा प्यारा क्वेश्चन है, 1 वर्ष में की जाती है। श्रम शक्ति का एक हिस्सा या तो बिना काम के रह जाता है या फिर ऐसे काम में लगा होता है जो कोई जरूरत नहीं होती है, जिससे कामगार की उत्पादकता वास्तव में शून्य ही रहती है। और यह स्थिति किस प्रकार की बेरोजगारी दर्शाती है। मान लो एक यहाँ पर खेती की जा रही है और खेती में मान लो 10 लोगों का काम है और यहाँ पर 15 लोग लगा दिए जाए, तो या तो उनकी शक्ति हिस्सा कोई काम ही नहीं है श्रम का, या फिर वो बस कोई उत्पादकता में उनका वास्तव में शून्य है। तो इस बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी की श्रेणी में रखते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट है। आर्थिक गतिविधि में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले उत्पादन के कारक कौन से हैं। आर्थिक गतिविधियों में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले जो उत्पादन कारक होते हैं वो कौन से होते हैं। आप कहेंगे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमता चारों ही कारक होते हैं। आप कहेंगे वस्तुओं और सेवाओं के इस्तेमाल में उत्पादन कारक के रूप में भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमता का प्रमुख योगदान होता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करना है उपयुक्त में से किस प्रकार के विनिमय दर को माप का उल्लेख किया गया है। तो बात की जाए, आपकी मुद्रा का अपने व्यापारिक साझेदार की मुद्राओं के बास्केट के मुकाबले नाम मात्र मतलब अंकित मूल्य पर आधारित औसत विनिमय मूल्य है। आप कहेंगे ठीक है, ये आपकी एनईई की बात, एनईईआर की बात की जा रही है, नियर की। यह देशों के बीच मुद्रास्फीति या मूल्य स्तर के अंतर को ध्यान में रखे बिना मुद्रा की नाममात्र विनिमय शक्ति को दर्शाता है। तो आप कहेंगे नाममात्र प्रभावी विनिमय दर की बात की जा रही है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट है। एफडीआई के प्रकार हैं, उनसे संबंधित विवरण है। एफडीआई के प्रकार और विवरण में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसका आंसर आप लोग मुझे पढ़ के बताइएगा, इन आपके तीनों में ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन कितने युगों में यहाँ पर सही सुन लेते हैं। एफडीआई उनके प्रकारों के बारे में वीडियो पुश करो और मुझे बताओ कितने ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है या रखना है। ठीक है, बताइए। वैसे आपको एक हम डाउट क्लियर कर देते हैं, हमारे हिसाब से तीनों ऑप्शन आपके सही मिलान है। बाकी आप मुझे बताइएगा क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए। विश्व का, अच्छा ज्योग्राफी क्वेश्चन चालू होते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा को माना जाता है, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी इसको जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। मरुस्थल है और एक तरफ महाद्वीप है, कौन सा मरुस्थल किस महाद्वीप से संबंधित है? जैसे अटाकामा मरुस्थल की बात किया है, आप कहेंगे कहां पर है? आप कहेंगे अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका अमेरिका में है। कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में अटाकामा मरुस्थल है। तो आप कहेंगे साउथ अमेरिका में, आप कहेंगे अटाकामा मरुस्थल है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल की बात किया है, आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में है। और सोलोमन मरुस्थल की बात किया है, आप कहेंगे उत्तरी अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आपका दूसरा और तीसरा या दो युग्म सही है, जबकि पहला वाला युग्म यहां पर आपका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से ऐसी कौन सी मुख्य रूप से परत है जो कि सबसे लंबी दूरी रेडियो सिग्नल संचरण के लिए जानी जाती है? तो वायुमंडल की सभी परतें हैं, इनमें से आपकी ऐसी परत है जो रेडियो सिग्नल संचरण के लिए सबसे ज्यादा प्रमुख है। आप कहेंगे आयन मंडल परत है। कौन सी? आयन मंडल रेडियो सिग्नल के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर आता है, कर्क रेखा के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही? भाई कर्क रेखा के बारे में, माही नदी जो है भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बिल्कुल ये कर्क रेखा जा रही है और इस तरीके से 2 बार काटेगी माही नदी। आप कहेंगे सही है। त्रिपुरा में उदयपुर कर्क रेखा के सबसे निकट एक शहर है। आप कहेंगे ये भी ठीक है। उदयपुर राजस्थान की बात याद मत कर लेना है, एक आपका उदयपुर कर्क रेखा में के निकट शहर त्रिपुरा में भी है। तो आप कहेंगे दोनों ऑप्शन सही है, सी वाला करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन सा तटीय शिलाकृति तब बनती है जब कोई द्वीप लहरों द्वारा जमा किए गए अवसादों के कारण मुख्य रूप से भूमि से जुड़ जाता है? तो ऐसी स्थिति कब बनेगी? आप कहेंगे टोम्बोलो के में बनेगी। ऐसी स्थिति कब बनती है? मुख्य कारण क्या होता है? टोम्बोलो के एक सक्रिय पट्टी नुमा जो है इसका रेत का टीला जो है बना देता है। थोड़ा नेट से भी सर्च कर लिया करो, ऐसे शब्दों को आपको इमेज देखने को मिल जाती है। कौन सी भारत में लैगून झीलों के उदाहरण है? चिल्लिका, पुलिकट, सामर और बुलर झील। आपकी लैगून झीलों के उदाहरण चिल्लिका झील है और पुलिकट झील है, जबकि सामर और बुलर झील नहीं है। पहला दूसरा ऑप्शन कहेंगे लैगून झीलों के उदाहरण। अगर चिल्लिका की बात की जाए उड़ीसा राज्य में स्थित है, पुलिकट की बात की जाए आप कहेंगे आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर है, सामर झील आपकी राजस्थान राज्य में है और बुलर झील आपकी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है। एक तरफ आग्नेय अंतर्भेदन है और दूसरी तरफ आकार है, कौन सा आग्नेय अंतर्भेदन किस आकार से संबंधित है? जैसे बात की जाए लैकोलिथ, लैकोलिथ की बात की जाए अगर तो आप कहेंगे गुम्बद आकार का होता है। कैसा? गुम्बद आकार का होता है। लोपोलिथ की बात किया है तस्त्रीनुमा आकार का होता है और फैकोलिथ की बात किया है लेंस के आकार का होता है। अब कौन सा मिला हुआ है? तो केवल एक मिला है दूसरा, तो आप कहेंगे केवल एक युग्म सही है, बाकी युग्म आपके यहाँ पर सही नहीं मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अटलांटिक महासागर वर्तमान मुख्य रूप से किसके कारण चौड़ा हो रहा है? भाई अटलांटिक महासागर जो है मुख्य रूप से किसके कारण चौड़ा हो रहा है? तो मध्य अटलांटिक कटक पर समुद्र तल के प्रसार के कारण चौड़ा हो रहा है। बी ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। एक तरफ वर्षण के रूप है और एक तरफ विशेषता है, कौन सा वर्षण के रूप किस विशेषता के लिए जाने जाते हैं? जैसे वर्षा की बात किया है पृथ्वी पर ताजे पानी का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। हिमपात की बात किया है परतों में जमा होने वाले बर्फ की क्रिस्टल के रूप में जाना जाता है। ओलावृष्टि की बात किया है बर्फ के रूप में गिरने वाली जमुई बूंदों को कहा जाता है और ओस सीधे पौधों पर बनने वाली बूंद को ओस कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए। निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों पर विचार कीजिए। वंशधारा, शरावती, बैगई और पेन्नार
कितनी भारत की पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? कौन सी बात की जाए कि पूर्व की ओर बहने वाली नदी इनमें से कौन कौन सी है? आप कहेंगे यहाँ पर कौन सी है? वंशधारा नदी उड़ीसा के पूर्वी घाटों से निकलती है और पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी? वंशधारा। जबकि शरावती, बैगई और पेन्नार नदियों की बात की है, ये सभी आपकी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। वंशधारा आपकी यह वाली बंगाल की खाड़ी में, जबकि शरावती, बैगई, पेन्नार नदियां आपकी अरब सागर में गिरती है। केवल एक नदी आपकी पूरब की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा बिहार दिवस 2026 की आधिकारिक थीम थी? बिहार दिवस हालांकि कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस को मनाया जाता है। लेकिन इस वर्ष की थीम क्या थी बात किया है तो उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार के सहार को बिहार स्थापना दिवस जो है मनाया गया था। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है अगर बात की जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। बिहार के कितने जिलों को बाढ़ प्रवण के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो आप कहेंगे बिहार के 28 जिलों को बाढ़ प्रवण क्षेत्र के रूप में माना जाता है। दूसरे बिहार राज्य सिंचाई आयोग के अनुसार बिहार में कितनी नदी बेसिन है? तो आप कहेंगे बिहार में 14 प्रमुख नदी बेसिन के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोरिया बियर के संबंध पर विचार करें कौन सा सही है? भाई इकोरिया बियर के बारे में कौन सा सही है? क्यूल नदी पर बनाया गया है। तो क्यूल नदी पर बनाया गया, आप कहेंगे नहीं, इकोरिया कोयल नदी पर नहीं बना है। या एटलस बिहार सरकार के, आप कहेंगे बांका जिले में चंदन नदी पर बना हुआ है। तो बांका जिले में चंदन नदी पर बना हुआ है, ना कि आप कहेंगे कोयल नदी पर, गलत है। तो बांका जिले में बना है, सही है। और इससे सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया है, करेक्ट है। तो दूसरा और तीसरा सही है, जबकि पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सामा चकेबा के संबंध पर विचार करें कौन सा सही है? सामा चकेबा के बारे में, सामा चकेबा मिथिला क्षेत्र का एक पारंपरिक त्योहार है, बिल्कुल सही है। पति पत्नी के रिश्ते से संबंधित है, पति पत्नी के साथ संबंध नहीं है। भाई बहनों के पवित्र प्रतीक के रूप में इसको मनाया जाता है। तो भाई बहन के पवित्र प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। बिहार के निम्नलिखित कौन से जिले पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो बिहार के ऐसे कौन कौन से जिले हैं? तो आप कहेंगे एक तो आपका किशनगंज जिला है, दूसरा आपका पूर्णिया जिला है, तीसरा आपका कटिहार जिला है। ये आपके किससे? वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं, अररिया और सुपौल नहीं करते। तो पहला, दूसरा और तीसरा कहेंगे आप जो है पश्चिम बंगाल की सीमा साझा करते हैं। कौन सी चंदन नदी की सहायक नदी है? चंदन नदी की सहायक नदी इनमें से ओरहनी नदी, और ओरहनी नदी की बात के अलावा बात की जाए तो कुलदार नदी, कुलदार नदी की बात की चतरी नदी। ये आपकी पहला, दूसरा और चौथा नदी, 1, 2, 4 ऑप्शन आपकी चंदन नदी के सहायक नदी के तौर पर इसको जानी जाती है। आपका ऑप्शन बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, एक तरफ बिहार में अभिकथन है कि बिहार में मुख्य रूप से अप्रैल और मई के दौरान लू नामक गर्म हवाएं चलती हैं। लू नामक गर्म हवाएं चलती हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। कारण है इन हवाओं की गति आमतौर पर लगभग 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और लोगों के लिए आरामदायक नहीं होती है। क्या ये सही है? आप इनकरेक्ट है, लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है। तो बी ऑप्शन रहेंगे, ए आर दोनों सही है पर व्याख्या नहीं कर पा रहा है। इसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। बिहार विभूति को डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति के नाम में जानते हैं, या बिहार का रतन भी इन्हें कहा जाता है। युगेंद्र शुक्ला के संबंध के बारे में विचार करें कौन सा सही है? युगेंद्र शुक्ला के बारे में, उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA संस्थापक की भूमिका निभाई, करेक्ट है। वे उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी थे, उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी नहीं थे, ये बिहार के क्रांतिकारी थे। आपका ऑप्शन कहेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग निकले थे, ये भी करेक्ट है। तो पहला और यहाँ पर तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पुरस्कार विधि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोदावरी दत्त का संबंध बिहार के किस पारंपरिक कला विद्या से है? तो आप कहेंगे मधुबनी चित्रकला से इनका संबंध है, गोदावरी दत्त का संबंध। आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के बारे में विचार करें कौन सा सही है? भाई मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के बारे में, यह योजना व्यावसायिक उद्यमों की स्थापना और संचालन के लिए 50 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। भाई 50 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती है, 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, तो गलत है। यह योजना उद्योग विभाग बिहार द्वारा लागू की गई है, करेक्ट है। विशेष सहायता ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रदान की जाती है। विशिष्ट उपयोजना के तहत 1% ब्याज लागू होता है, करेक्ट। तो केवल दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, पहला ऑप्शन गलत था। बिहार बजट 26-27 के बारे में विचार करें कौन सा ऑप्शन गलत है? गलत ऑप्शन कौन सा है? बिहार बजट 7 निश्चय 3 विजन के तहत तैयार किया गया है, ये तो सही लिखा है। रोजगार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि, बुनियादी ढांचा इस पर फोकस क्षेत्र में शामिल नहीं है, जबकि इन्हीं पर फोकस है। तो दूसरा गलत है, जो गलत है वही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वर्तमान मूल्यों पर 2026-27 में बिहार में GSDP सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि का अनुमान है? आप कहेंगे 15% वृद्धि का अनुमान बताया गया है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2026-27 के लिए बिहार का कुल बजट परिव्यय कितना रखा गया है? तो आप कहेंगे 3,47,590 करोड़ रुपए को रखा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का हिस्सा कितना है? तो आप कहेंगे 8.6%। 8.6% बिहार का कुल जनसंख्या में हिस्सा है भारत की। आप कहेंगे ए ऑप्शन करेक्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच में कितनी रही है? तो आप कहेंगे 25.42% रही है। बी ऑप्शन करेक्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण इलाकों में रहता है? तो ग्रामीण इलाकों में आप पाएंगे 88.71% हिस्सा ग्रामीण इलाकों में निवास करता है। अभिकथन और कारण है यहाँ पर, बिहार के मैदानी इलाके ज्यादातर बहाकर लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी की परतों से ढके हैं। सही लिखा है। कारण कहता है कि बिहार की मिट्टी संरचना नदियों द्वारा लाई गई गाद चिकनी मिट्टी रेत से बार बार नई होती जाती है। ये भी सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसरो के मिशन है और संबंधित प्रक्षेपण यान है। मिशन और प्रक्षेपण यान, कौन सा मिशन किस प्रक्षेपण यान से किया गया है? CMS-03 की बात किया है तो इसको LVM-3 M5 से किया गया है, करेक्ट है। निसार को GSLV F-16 से किया गया है, करेक्ट है। EOS-9 को PSLV 61 से किया गया है, आपका इनकरेक्ट है। और NVS-02 को GSLV F-15 से किया गया है, सही। तो आप कहेंगे सभी ऑप्शन आपके सही हैं, डी ऑप्शन कहेंगे करेक्ट है। शिखर सम्मेलन है, मेले हैं, उसे संबंधित यहाँ पर युग्म है, कितनी युग्म यहाँ पर सही है, विचार करना है। इंडिया EI इम्पैक्ट में 2026 की बात किया है, सभी के कल्याण एवं सभी की खुशी के लिए बात की गई है, करेक्ट है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला की बात की जाए, भारतीय सैन्य इतिहास सौर ज्ञान @75 के बारे में बात की गई है, करेक्ट है। और यहाँ पर 11वां रायसीना डायलॉग के बारे में बात की जाए, संस्कार आग्रह समायोजन उन्नति के बारे में बात की गई, करेक्ट है। आप कहेंगे तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके सही है। दुनिया का पहला स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम कहां लॉन्च किया गया? दुनिया का पहला है स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम है और इसको जो लॉन्च है वो इक्वाडोर में किया गया है। बी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे विचार किया है, वेनेजुएला भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल का आपूर्तिकर्ता मतलब सप्लाई करता बना है, बिल्कुल ठीक बात है। भारत दुनिया में प्रेषण सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता, रेमिटेंस के मामले में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है, ये भी करेक्ट है। भारत वैश्विक GDP रैंकिंग में 6वें स्थान पर पहुंच गया है, ये भी करेक्ट है। आप कहेंगे डी रहेगा, सभी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित योजनाओं पर विचार करें और इनमें से बिहार सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो बात की जाए बिहार सरकार में, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना बिहार की है, जल जीवन हरियाली अभियान बिहार का है और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार की है। बाल श्रमिक विद्या योजना बिहार सरकार की नहीं है। तो पहली, दूसरी, तीसरी योजना बिहार सरकार के द्वारा संचालित है, याद रखना है, ठीक है। बाल श्रमिक विद्या योजना की बात किया उत्तर प्रदेश की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ रिपोर्ट है और एक तरफ भारत की रैंक एवं स्कोर कितना है। जैसे विश्व प्रेस स्वतंत्रता स्कोर में बात किया, भारत का रैंक 157 है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में बात किया, भारत की रैंक 13वीं है। वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक में बात किया तो 116वीं रैंक पर भारत है। और वैश्विक फायर पावर सूचकांक में बात किया है तो भारत आपके चौथे स्थान पर है। तो आपको एक तरीके से याद रखना है, सभी ऑप्शन आपके सामने हमने रख दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली में पहला राज्य बन गया है। तो आप कहेंगे ऐसा करने वाला कौन सा राज्य बना है? गोवा राज्य बना है साइबर धोखाधड़ी में रिस्पॉन्स करने वाला पहला राज्य। कौन सा 2025 में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है? सबसे मूल्यवान ब्रांड जो है HDFC बैंक बना हुआ है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, HDFC बैंक भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बात की जाए, भारत की पहली चीता सफारी कूनो नेशनल पार्क मतलब कि मध्य प्रदेश में शुरू की गई है, सही है। अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 का पहला चरण पलामू टाइगर रिजर्व से किया गया है। तो आप कहेंगे तमिलनाडु से किया गया था, ना कि पलामू से। तो आप कहेंगे तमिलनाडु से किया गया। कहां पर? तमिलनाडु से किया गया। तमिलनाडु में बात किया तो थेंथाई परियार वन्यजीव अभ्यारण्य से बात किया है। यहां पर लिख देता हूं, थेंथाई वन्यजीव अभ्यारण्य से जो है किया गया। तो केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। अंतिम क्वेश्चन आता है कि क्षेत्र है नोबेल पुरस्कार विजेता है 2025 के। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में बात किया है तो सिमोन सकागुची को दिया गया था। भौतिकी के क्षेत्र में जॉन एम मार्टिनेज को दिया गया था। रसायन के क्षेत्र में उमर एम यागी को दिया गया था और शांति के क्षेत्र में मारिया कोरिना मचाडे को दिया गया था। ऑप्शन यहाँ डी वाला सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन आपके सामने हमने लिख दिए हैं, करेक्ट है। चलिए यहां पर हमारा अब आता है सीसेट के। जैसे कि आपको पता है 150 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन जीएस के आते हैं? आप कहेंगे 140 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, 10 क्वेश्चन आपके सीसेट के आते हैं। सीसेट की बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है,
सभी वीडियो 5 से 6 वीडियो आएंगे, सभी वीडियो देख लेना जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। चैनल पर आप लोग नहीं थे सब्सक्राइब लाइक शेयर कर ही लेना है, क्योंकि बीपीएससी के लिए मल्टीपल्स वीडियो आ चुकी हैं और आने वाली हैं, आने वाली भी है बहुत इंपॉर्टेंट, उनको भी जरूर आप लोग देखने के लिए बने रहिएगा। और एक बार जो है बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे क्या होगा वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो आज ही समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पर हम मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।